नमस्कार मेरे सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का आप सभी का मान एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के 5 सवाल यानी कि 10 नंबर आपकी मेरिट तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अक्सर छात्र पूरा साल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आएंगे इसमें मात खा जाते हैं। आज की इस क्लास में मैंने एक ब्रह्मास्त्र की तरह ही इस क्लास को डिज़ाइन किया है। प्रश्न सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि पूरे आपके आईसीटी के सिलेबस का निचोड़ है। जैसा कि हम देख पाते हैं, हमारा जो सिलेबस है इन बिंदुओं पर आधारित है और मैंने हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन बनाए हैं। हम कंप्यूटर की मूल बातों से लेकर सूचना सुरक्षा, ई गवर्नेंस और हर उस टॉपिक को छुएंगे जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर अगला सवाल जो होगा वो पिछले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्लास के बाद रिवीजन के लिए आप मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करने का अवसर भी मिल जाएगा। इस क्लास को समझने के बाद रिवीजन में बहुत हेल्प आपको मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम नहीं ख़राब करते, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में है और हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो शुरुआत में हम हमारा पहला चैप्टर लेंगे और पहले चैप्टर का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। तो 1 से लेकर जो 30 प्रश्न हम करने वाले हैं वो होंगे हमारे इसी चैप्टर के। देखो, हमारा पहला सवाल है, कच्चे तथ्य और आंकड़े रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दे रखा है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज और इंस्ट्रक्शन, निर्देश। देखो, कंप्यूटर में हम जो भी कच्चा माल डालते हैं वही आपका डेटा कहलाता है। इसको समझिए, चारों ऑप्शन को हम थोड़ा सा बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सवाल होगा वो डेटा होगा, राइट। इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब होगा डेटा। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। प्रोसीड डेटा, अर्थपूर्ण डेटा, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब है प्रोसीड डेटा यानी जब डेटा को प्रोसेस करके उसका कोई अर्थ निकाला जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है, सूचना बन जाता है। डेटा हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे किसी कक्षा के छात्रों के रोल नंबर या अंक अलग अलग डेटा होते हैं ना, वो आपके डेटा कहलाते हैं। नॉलेज की जहाँ तक बात है तो ये वो स्थिति है जब हम सूचना यानी इंफॉर्मेशन का उपयोग करके कोई समझ विकसित करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उसी को हम नॉलेज कहते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश यूजर द्वारा दिया गया कमांड। ये वो कमांड है जो यूजर कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए देता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल का हमारा जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? सवाल है हमारा, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं, फिजिकली जिसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर को 2 मेन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 2 मुख्य भाग होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो एक तो हो गया देख सकने वाला और छू सकने वाला, लेकिन एक होता है केवल देख सकने वाला। तो एक तो होता है आपका भौतिक यानी हार्डवेयर जो होते हैं। हार्डवेयर वो भौतिक भाग होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब होते हैं। दूसरा हमारा होता है सॉफ्टवेयर। जैसे अपना सॉफ्टवेयर है, जैसे टेस्टक्यू ऐप है। टेस्टक्यू ऐप पर आप रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो वन लाइनर पढ़ करके जा रहे हो, वो एग्ज़ाम में ऐसे कैसे छपेंगे, वो कहाँ पर है? वो सॉफ्टवेयर है एक टेस्टक्यू। तो टेस्टक्यू जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको आप केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामों का समूह होता है जिसे हम केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, पर उसको अपन छू नहीं सकते। फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि ये प्रोग्रामों का समूह होता है। अच्छा, हम एक एक चीज़ को देख लेते हैं। हमारा जो आंसर होगा ना, क्योंकि हमें यहाँ पर फिजिकल कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, हार्डवेयर। अब हम बात करें यहाँ पे एक एक चीज़ की, तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? ये सारी जो फोटोज़ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CD रोम वगैरह कुछ भी हो गया, आपका पेन टैब हो गया, माइक्रोफोन हो गया, है ना, आपका हेडफोन हो गया, चार्जर हो गया, CD डिस्क हो गया, कुछ भी आपका USB हब हो गया, कुछ भी हो गया ना, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जिनको अपन छू सकते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? USB केबल होगी, मॉनिटर हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब आपका
हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा सर, फिर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं प्रोग्राम का वो समूह जिसे हम केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अच्छा सर, एक और शब्द दे रखा है फर्मवेयर। ये क्या होता है? ये भी सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के साथ स्थायी रूप से जुड़ा हुआ होता है, परमानेंटली जुड़ा हुआ होता है, जैसे बायोस, ठीक है। एक होता है मालवेयर। क्या होता है दोस्तों? मालवेयर। एक ऑप्शन में मालवेयर भी था अपने। ये हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। एंटीवायरस जिनके लिए अपन डालते हैं ना, तो वायरस जो होते हैं ना, वो मालवेयर कहलाते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर का, इसमें हम जवाब देंगे। देखिए क्या क्या आप जवाब दे रहे हो, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अब आप मुझे बता सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब इस सवाल का जवाब देने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। MS वर्ड, गूगल क्रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट्सएप। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर, केवल सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम जैसे आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उन सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसके ऊपर ये रन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको मैनेज करते हैं। जैसे अपन अगर बात करें सवाल के आंसर की, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ MS वर्ड की, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड को अपन मोबाइल में डाउनलोड करते हैं ना, कंप्यूटर में भी डाउनलोड करके अपन यूज करते हैं कुछ भी फाइल वगैरह बनाने के लिए। जैसे मैंने ये जो फाइल बनाई है, आप जो PPT देख रहे हो, ये मैंने MS पावर पॉइंट में बनाई है। PPT जो बोलते हैं ना अपन, ये उसमें बनाई है। तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और MS वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग खास तौर पर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम, ये हमारे सबके मोबाइल में होती है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम्हारे। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा क्या? बिल्कुल सर, OS हमारा इसका आंसर होगा। ये कंप्यूटर का मैनेजर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनेजर कहलाता है, जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, ना ही आपका जो मोबाइल है वो स्टार्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कंपनी का मोबाइल ले रखा है, तो इसमें भी एक OS है, जिसको अपन एंड्रॉयड जो बोलते हैं ना, एंड्रॉयड ये एक OS है जिसके ऊपर रन कर रहा है आपका मोबाइल। और एक व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप भी आप जानते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैंने आपको बताया टेस्ट की जो ऐप है, ये क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये चैटिंग में काम आता है, ये आपके रीट मुख्य परीक्षा की पढ़ाई में काम आएगा। जो अंतिम समय में यहाँ से पढ़कर जाएगा उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा? तीसरा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जब हम टेस्ट के ऐप की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रीट मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र हैं। वन लाइनर एग्जाम के पास में इनसे बेहतर आपको रिवीजन बूस्टर नहीं मिल सकता है साथियों। 4100 वन लाइनर क्वेश्चन की, मनोविज्ञान और ICT की दोनों को मिला करके 4100 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। आप टेस्ट की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको मिलेंगे इनके डेमो भी आप देख सकते हो, और फिर आप इसको पढ़ सकते हो। पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ से छपने के पूरे चांसेज आपकी बार। और यही नहीं, आप 4444 वन लाइनर क्वेश्चन की PDF भी अगर आपने अभी तक बाय नहीं की है, तो ये भी वन लाइनर है। और ये भी आपका लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 50 अंक तो आपके लेवल 2 में, और लेवल 1 में ज़्यादा अंक का आता है आपका ये वाला सेक्शन। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RT एक्ट, और समसामयिक जो आपका करंट अफेयर है वो सब कुछ, ये आपके दोनों के लिए है। उसके बाद में लेवल 1 की अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो इसके लिए तो आप कॉम्बो ले लेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होता है इस कॉम्बो के अंदर, लेवल 1 के अंदर। बाकी लेवल 2 में SST साइंस के अलग अलग हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर साथियों मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि CPU के भीतर वो कौन सा भाग है जो गणितीय गणनाएं और तार्किक तुलनाएं करता है। ये इसके बारे में भी आप लोग मुझे बता दीजिए। कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU बोलते हैं, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर
और आपका ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। तो CPU जो होता है ना, ये कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है, यानी कि माइंड होता है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ आपसे कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट का काम जो होता है ना, वो कंप्यूटर के सभी हिस्सों के बीच में तालमेल बिठाना और निर्देश देना होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं अपन इनको। CU यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ट्रैफिक पुलिस की तरह सिग्नल देता है ये, ऐसे मान लीजिए। CU जो होता है ना, मतलब ट्रैफिक पुलिस को सिग्नल देता है, जैसे उसी तरह से समझाओ आपको कंट्रोल यूनिट का काम कंप्यूटर के सभी हिस्सों के बीच तालमेल बिठाना और निर्देश देना होता है। मतलब ये कमांड निर्देश दे रहा है। MU मेमोरी यूनिट डेटा और निर्देशों को स्टोर करने का काम करती है ये, ठीक है। डेटा और जो मेमोरी होती है उनको स्टोर करने का काम। एक होता है रजिस्टर, CPU की सबसे तेज मेमोरी कहलाती है ये। बहुत ही छोटे और सबसे तेज मेमोरी सेल्स होते हैं ये, जो CPU के अंदर होते हैं। एक हमने देखा था ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वो गणितज्ञ है दोस्तों जो जोड़ घटाव छोटा बड़ा चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। मतलब सर आंसर क्या हुआ फिर? तो हमें तो यही तो पूछ रहा ना, गणितीय गणनाएं और तार्किक तुलनाएं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा ALU यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और मैं इसके 3 स्टार लगा रहा हूँ, याद कर लेना, प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नोट करेक्ट पूछ रहा है आपको यहाँ पे, इनपुट डिवाइसेज के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है। साथियों, अगर आपको मान सर की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलो देखो, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले ऑप्शन की, कीबोर्ड टेक्स्ट इनपुट। देखो, एग्जाम में नोट करेक्ट वाले सवालों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देखो, कीबोर्ड का उपयोग है ना अक्सर और नंबर टाइप करने के लिए होता है, तो ये तो सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टर ग्राफिकल इनपुट, सर ये क्या सीन है? देखो सॉरी, प्लास्टर नहीं, प्लॉटर बोलते हैं अपन इसको। ये एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट। ये इनपुट डिवाइस नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल बड़े बैनर और जो नक्शे वाले प्रिंट होते हैं ना, उनको करने के लिए किया जाता है। तो ग्राफिक इनपुट बोलेंगे अपन इसको, ये काम होता है इसका, है ना। तो ये भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा सर फिर, सॉरी, यही आंसर होगा ना अपना, ग्राफिकल इनपुट थोड़ी बनाएगा ये एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। तो इसका इस्तेमाल बड़े बैनर और नक्शे प्रिंट करने के लिए होता है, तो यही हमारा इसका उत्तर होगा। सर स्कैनर क्यों नहीं होगा? फिर तो स्कैनर भी गलत होना चाहिए। नहीं, स्कैनर कागज पर मौजूद फोटो या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कंप्यूटर के अंदर भेजता है, ये सही है दोस्तों। इमेज इनपुट की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है। OMR उत्तर पुस्तिका चेक करना, इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, OMR की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखने का, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर शीट चेक करने में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है साथियों, ठीक है। बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी, PDF जब आपको भेजी जाएगी मान एजुकेशन टेलीग्राम पे, वहाँ पे हर एक प्रश्न को दूसरी स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है चित्र के साथ में, है ना। तो ये हमारा आंसर था, ये देख पा रहे हो आप लोग, प्लॉटर इसी को बोलते हैं, ये प्लॉटर है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर का, रैम, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में, इसलिए मैंने यहीं पे बना दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर भी करेक्ट पूछ रहा है आपको। तो ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। देखो, रैम कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है, ये मतलब काम करने वाली, मतलब कर रही है वो। जो हम काम करते समय मेज का इस्तेमाल करते हैं ना, वो ही आपकी रैम कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है वोलेटाइल, यानी अस्थायी। अस्थायी का मतलब है जैसे ही बिजली जाएगी, मतलब पावर, हमारे कंप्यूटर से पावर गया, रैम में रखा सारा डेटा उड़ जाएगा, छूमंतर हो जाएगा दोस्तों। और ये सही है ना। तो कथन तो सत्य पूछ रहा है,
तो सत्य पूछ रहा है तो ये तो सही बात है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अस्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल नहीं दोस्तों, ये तो रोम होती है, रोम। अस्थायी मेमोरी तो रोम होती है, रैम नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल आपका बन गया है यहाँ पे। डेटा सेफ्टी की बात हो रही है, डेटा सेफ्टी, बिजली जाने पर रैम में डेटा सुरक्षित नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है, तो ये गलत बात है। ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, नहीं दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स जैसे पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क है ना, एसएसडी है ना, ये होते हैं। रैम तो प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसको समझ के ये वाली जगह देखी होगी ना आपने, रैम, ये रैम होती है, तो रैम में रखा डेटा पावर जाते ही छूमंतर हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर को चालू करने वाले निर्देश यानी कि स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं? क्या आप बता सकते हो इसका उत्तर? देखो, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सीपीयू। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों रोम के बारे में, सबसे पहले इसके आंसर को ही ले लेते हैं। जब आप कंप्यूटर का बटन दबाते हैं तो उसे कैसे पता कि क्या करना है, ये निर्देश जो है ना रोम में होते हैं। कोई भी बटन आपने दबाया, मान लीजिए आपने कोई भी सी बटन दबाया, तो उसको कैसे पता कि सी ही दबा है, Ctrl+C दबाया, कॉपी करना आपने को, तो उसको कैसे पता? ये चीज़, ये कमांड जो होती है ना रोम के अंदर सुरक्षित रहती हैं। तो रोम जो होती है ना, रोम का मतलब हो गया है रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें बायोस प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चालू करने में मदद करता है, मतलब बूटिंग में मदद करता है। एक होता है हार्ड डिस्क, इसका आंसर तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। हार्ड डिस्क में हमारी फिल्में जो होती हैं ना, फिल्म या फिर हमारी फोटो, इमेजेस, गाने, बड़ी फाइलें स्टोर होती हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। रैम की बात करें तो रैम के बारे में हम जान चुके हैं, ये खाली होती है जब कंप्यूटर बंद होता है, इसलिए इसमें स्टार्टअप निर्देश नहीं हो सकते हैं। स्टार्टअप के टाइम में तो ये खाली होती है। सीपीयू, सीपीयू प्रोसेस करता है दोस्तों, क्या करता है? प्रोसेस करता है ये, लेकिन स्टोर करने का काम मेमोरी का है, ना कि सीपीयू का है। सीपीयू तो दिमाग होता है ना कंप्यूटर का। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रोम, ये जो सारे हैं ना यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल है, सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? सूचना की सबसे छोटी यूनिट। देखो यहाँ पर आपको नाम चेंज हो गया है और इसका आंसर भी वही होगा जो आप सोच रहे हैं। और इस दुनिया में कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वो यही हुआ है, और मे बी अब की बार भी आपके रिपीट हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1 की भाषा जो होती है ना, कंप्यूटर यही समझाता है, दो ही भाषाएं समझाता है, 0 और 1 की भाषाएं समझाता है। बाइट की बात करें तो बाइट 8 बिट्स के समूह को कहा जाता है बाइट। ये अक्सर स्टोर करने की बेसिक यूनिट कहलाती है। अगर मैं बिट की बात करूं तो बिट यानी बाइनरी डिजिट, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ये या तो 0 होती है या फिर 1 होती है, इन दोनों में कोई भी हो सकती है। ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। निबल जो होता है ना, 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है। मतलब जो आधा बाइट होता है ना, आधा बाइट ही निबल कहलाता है, याद रखना इस बात को आप। ये जो 8 बिट यहाँ पर बाइट, 1 बाइट और 1 बाइट का भी आधा भाग, वो आपका निबल कहलाता है। किलोबाइट, केबी का मतलब हो गया 1024 बाइट्स के बराबर होती है ये किलोबाइट, 1024 बाइट किलोबाइट। तो अच्छा, इसको और थोड़ा एक्सटेंड अपन करें तो जैसे 1024 केबी किलोबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 MB होता है, मेगाबाइट। अच्छा सर, 1024 MB बराबर क्या होता है? तो याद रखना 1 GB होता है, ये तो हम सभी जान गए होंगे। तो सर 1024 GB बराबर क्या होता है? तो दोस्तों 1 TB होता है, टेराबाइट होता है। इस तरह आगे बढ़ता जाता है ये, ठीक है। चलो
तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना, कोई भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका, बिट होता है। नेक्स्ट सवाल है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच, यानी कि मुख्य मेमोरी रैम, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच की गति के अंतर को कम करने के लिए किस बहुत तेज मेमोरी का उपयोग किया जाता है? बताओ कौन सा है वो सेकेंडरी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, रोम है या केस मेमोरी है? फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सीपीयू बहुत तेज काम करता है और रैम उसके मुकाबले थोड़ी धीमी होती है। राइट, समझ गए? हाँ, अब समझ गए हैं तो एक एक को देखते हैं। पहले हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी तो सबसे धीमी होती है, तो सबसे धीमी होती है ये तो भाई, तो ये तो आंसर होगा नहीं ना, क्योंकि हमें तो पूछ रहा है बहुत तेज मेमोरी के बारे में, तो ये तो नहीं होगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क का वो हिस्सा है जिसे रैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। रोम केवल पढ़ने के लिए होती है। क्या? पढ़ने के लिए होती है, गति बढ़ाने के लिए नहीं होती, स्पीड के लिए नहीं होती। सिर्फ क्या होती है? केस मेमोरी। आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। इससे आप समझ गए होंगे वैसे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो केस मेमोरी सबसे तेज होती है, जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करके सीपीयू का काम आसान बना देती है। समझ गए? आगे चलते हैं। आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे केस मेमोरी सबसे तेज होती है, जो सीपीयू और रैम के बीच पुल का काम करती है। ये बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब बता दीजिए आप मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। ये सवाल आ गया जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देखो, मैच करना है आपको यहाँ पे, निम्नलिखित को उनकी भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार सही क्रम में मिलाना है आपको। 1024 बाइट, 1 GB, 1 TB, 1 KB, 1 MB। अभी समझाया मैंने आपको। ये सवाल का जवाब आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा नहीं कर पाए आप लोग? कुछ लोग कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए। देखो, इसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक दे रखी है BKMGT, मतलब कि स्टोरेज यूनिट को याद करने की ये ट्रिक है। इसको याद कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न हमारे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें ये पोर्शन होता है ना, उसमें ये सवाल आता ही आता है, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपका इतना सा जनरल नॉलेज भी है कि नहीं है, कि आप ये बेसिक चीज़ें भी जानते हो कि नहीं जानते, जो हमारे डेली रूटीन में भी हमें काम आती रहती हैं। राइट, चलो, तो 1000 बाइट। देखो, बी का मतलब यहाँ पे बाइट ले लेना है, के का मतलब केबी ले लेना है, किलोबाइट, एम का मतलब मेगाबाइट ले लेना है, और जी का मतलब गीगाबाइट, और ये टी का मतलब टेराबाइट होता है। ठीक है, ओके। देखो, तो 1024 बाइट बराबर 1 KB है ना, KB का मतलब होगा किलोबाइट, और 1024 KB मतलब 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट। 1024 MB बराबर होता है 1 GB 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, मतलब 1024 GB। ये बहुत बड़ा होता है, 1 TB बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे आजकल के मोबाइल जो है ना, कंपनियां मोबाइल बना रही हैं, उनमें इतना स्पेस आने लग गया है। अभी आईफोन 17 प्रो लॉन्च हुआ, आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हुई, उसमें 2 टेराबाइट तक के ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि आप 2 टेराबाइट का मोबाइल भी खरीद सकते हो। देख लो, अब आप 1024 GB 1 TB होता है, इसका डबल हो गया 2048 GB। क्या करेगा इंसान? आजकल तो नेट तो वैसे ही चलता रहता है। तो ऐसे होते हैं, इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन मोबाइल्स की। हालांकि कंप्यूटर में तो होते ही हैं टीबी में, जैसे हार्ड डिस्क है आपकी 1 TB की होगी, SSD 1 TB की होगी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। बेसिकली आजकल सभी में ये आने लग गया है। चलो, हाँ, तो अब हम क्या आंसर करेंगे इस सवाल का? देखो, आंसर खोजते हैं अब इसका अपन। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा, भाई एक को जो आप जो पहला जो है ना सीन, इसको आपको किससे मिलाना है? ए से मिलाना है। आई को आपको मिला देना है आर से, है ना, इससे ही मिलाओगे ना। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 KB। तो ये तो हो गया आई बराबर तो हो गया हमारा आर। ठीक, उसके बाद में हम मिला देंगे 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB होता है ना। तो इसको मतलब 2 को
2 नंबर जो आई नहीं बोलेंगे, 2 नंबर बोलेंगे, इसको हम मिला देंगे एस से, ऐसे ही मिलाएंगे, ठीक है। फिर मिला देंगे तीसरे को अपन, MB को मिला देंगे अपन, 1024 MB बराबर क्या होता है आपका 1 GB हो गया। तो इसको अपन मिला देंगे P से मिला देंगे, और बच गया क्या, बच गया हमारा Q। तो चौथा जो है उसको मिला देंगे अपन Q से। ये बन गया हमारा पूरा सीन, राइट। चलो पूरी तरह उल्टा है मतलब वो वाला। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन वर्क क्या है, मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। देखो टाइम खराब नहीं करेंगे, यही हमारा इसका सही उत्तर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक डिब्बा माना जाता है, राइट। तो इंटरफेस का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है ना, जुड़ाव होता है। ओएस हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करने का जरिया देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने का जरिया देता है। ओएस जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करने का जरिया देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ओएस होता है, ध्यान रखिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करने का जरिया देता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल गाना बजाना एक विशेष एप्लीकेशन का काम है, ओएस का नहीं है। एडिटिंग आप जानते हैं, एडिटिंग इसके लिए फोटोशॉप जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है वायरस प्रोटेक्शन, इसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, हालांकि आजकल ओएस में इनबिल्ट फीचर आता है ये वाला, तो ठीक है। तो ये समझ गए, इसमें आंसर हमारा पहला ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताओ। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स का मतलब क्या है सर, जिसका कोड सबके लिए फ्री उपलब्ध हो, बिल्कुल फ्री उसका कोड। देखो एक तो विंडोज होता है, MS विंडोज 11, विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का पेड और बंद सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, पेड भी है और बंद सॉफ्टवेयर भी है। तो ये आंसर होगा सर, नहीं होगा ये, तो लिनक्स होगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन होगा। लिनक्स बिल्कुल सही है, ये फ्री है और दुनिया भर के डेवलपर्स इसको बेहतर बनाते रहते हैं। मतलब लिनक्स फ्री है, इसका कोड यूज करके आप लोग इसको खुद इसको और अच्छा बना सकते हो, इसमें पार्टिसिपेट करके। अगर आप में कोई दिमाग आ रहा है, कुछ फीचर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप खुद भी इसके अंदर जा करके इसको और बेहतर बना सकते हो। अगर टीम को पसंद आएगा तो वो आपके फीचर को रोल आउट कर देंगे यहाँ पे इसमें, ठीक है, ओके। अगर आप डेवलपर हैं तो मैक OS, एप्पल जो होता है ना, एप्पल का अपना क्लोज सिस्टम है ये। iOS, ये तो मैक OS तो कंप्यूटर जो लैपटॉप होते हैं एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें होता है, मैक जिनको अपन बोलते हैं। और iOS का मतलब हो गया दोस्तों आपका जो मोबाइल में होता है ना, एप्पल के आईफोन, उनके लिए है ये, लेकिन ओपन सोर्स नहीं है ये भी, ओके। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे हम इनको, डी ऑप्शन हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रखरखाव में मदद करते हैं उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सुधारने और उसे सुरक्षित करने के लिए टूल्स की तरह काम करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला सवाल है, GUI का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। देखो इस सवाल में आपके दिक्कत हो सकती है भाई, कौन कौन बता रहा है इस सवाल का जवाब। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सवाल का जवाब होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे। मतलब चित्रों, आइकन्स और मेन्यू के जरिए कंप्यूटर को चलाना कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आ गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पे हमारे को कथन और कारण वाला सवाल है, थोड़ा अच्छे से करेंगे इसको। कथन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS को रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के कुशल उपयोग को नियंत्रित करता है। क्या सही है क्या गलत है? देखो फ्रेंड्स, OS है ना वाकई में एक मैनेजर की तरह होता है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या कर रहा है। क्या ये बात सही है? सर बिल्कुल सही है ये, क्योंकि OS ही यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी रैम मिलेगी और कब CPU मतलब CPU किसे मिलेगा, इसलिए इसे रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। ठीक है,
ये रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, ये रॉन्ग है बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन और दूसरे वाले ऑप्शन में, यहाँ व्याख्या बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरे वाले में बात करें तो कारण बिल्कुल सही है यहाँ पे। चौथे वाले में अगर हम बात करते हैं तो कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें आपको जवाब देना है और बहुत ही अच्छे से अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है अपने को कि बहुत छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक ही कमरे या स्कूल की बिल्डिंग में कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है। ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, बताइए जवाब। फ्रेंड्स इसमें वैन, लैन, मैन, पैन नेटवर्क को उनकी रेंज के हिसाब से बांटा जाता है। किसके हिसाब से? रेंज के हिसाब से बांटा जाता है कि नेटवर्क को किस हिसाब से बांटा जाएगा, ये रेंज तय करती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहले ऑप्शन की, वैन की, तो वैन का मतलब होता है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क याद रखना पूरी दुनिया या देश को जोड़ता है, जैसे कि इंटरनेट, ये वैन का काम करेगा। लैन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। लैन मतलब हो गया आपका, लैन के अंदर एल का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, अब देखो यही हमारा सही उत्तर है, मतलब कि एक ऑफिस या स्कूल के लिए होता है ये, और ये सही आंसर है। मैन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बहुत छोटा होता है, जैसे ब्लूटूथ से फ़ोन को हेडफोन जोड़ना, ये सब पैन के जरिए होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखना अब आप लोग। यहाँ पे हालांकि सब कुछ है, जैसे पर्सनल हो गया, पूरा शहर हो गया, करेक्ट आंसर, पूरी दुनिया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 देखो। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय पता यानी कि यूनिक एड्रेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? देखो URL, HTTP, IP एड्रेस और डोमेन नेम। देखो जैसे हमारा घर का पता होता है वैसे ही इंटरनेट पर कंप्यूटर का पता भी होता है, राइट। तो सर क्या आंसर होगा फिर इसका? इसका आंसर होगा IP एड्रेस, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कैसे सर? IP एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसको कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये नंबरों वाला एड्रेस होता है जो हर मशीन की पहचान होता है। IP एड्रेस मतलब आपके फ़ोन का भी IP एड्रेस है, कोई भी ट्रेस कर सकता है आपके फ़ोन को, कोई भी तो नहीं, परमिशन नहीं होती है। जैसे आप सरकार अगर आपको ट्रेस करना चाहे तो कर सकती है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जैसे आप कई बार बहुत सारे ऐसे फर्जी एप्लीकेशंस होते हैं, फर्जी लिंक्स होते हैं, उन पर क्लिक कर देते हो, है ना, तो उन लोगों को भी आपकी पूरी परमिशन मिल जाती है, वो आपके फ़ोन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पासवर्ड सब कुछ, आपका फ़ोन ओपन कर देंगे, आपका कैमरा ओपन कर देंगे, वो जो चाहेंगे ना वो कर सकते हैं। आपके फ़ोन से कुछ भी ले सकते हैं वो लोग, आपके कोई फ़ोटो हैं, प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, कुछ भी हैं, सब कुछ ले सकते हैं। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग बच कर के रहिएगा, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। डिजिटली ही हमले हो रहे हैं आजकल, वैसे सामने से नहीं हो रहे हैं। हमले आपके फ़ोन में हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। तो कोई भी फर्जी लिंक भेजता है उस पर क्लिक मत किया करो। फर्जी लिंक का मतलब सर कैसे समझें? ऐसे समझ लो कि कोई भी लिंक भेजता है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो उसके ऊपर क्लिक मत करो बस। और अननोन नंबर से तो कुछ भी आ रहा है ना, उस पर तो बिल्कुल ही मत करो। किसी पे ट्रस्ट करने वाला ज़माना रहा नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, स्पेशली मोबाइल के रूप में तो देखा जाए तो। डोमेन नेम तो वेबसाइट का नाम होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर हमारा 18 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, न कि ब्राउजर। सर्च इंजन क्रोम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल। देखो बहुत आसान सवाल है और मुझे लगता है आप सब लोग इसका सवाल कर देंगे, जवाब दे देंगे। देखो गूगल क्रोम जो है ये आपका क्या है? ब्राउजर है, पूरा ऐप ओपन होता है ना, और गूगल में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, गूगल नाम आते आप कर देते हो, लेकिन यहाँ पे देखना था आपको गूगल, ओनली गूगल मिले ना आपको तो समझ जाना ये सर्च इंजन है।
क्रोम का नाम आते ही तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जिसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी। मोजिला फायरफॉक्स भी आप लोगों के मोबाइल में कई बार आप पहले के टाइम में याद करो, 5-6 साल पहले की बात है, मोजिला फायरफॉक्स अपन डाउनलोड करते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेते थे। तो वो भी एक वेब ब्राउज़र है। सफारी ये आईफोन के अंदर होता है, ये एप्पल का वेब ब्राउज़र है। तो ये सब ब्राउज़र्स हैं। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा गूगल, डी ऑप्शन। सर्च इंजन है जहाँ हम जानकारी ढूंढते हैं, जैसे गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है, गूगल वेबसाइट है, गूगल वेबसाइट है जिस पे अपन जानकारी ढूंढते हैं, ये गूगल सर्च इंजन भी होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था? ये सवाल देखो सर कहाँ से ले आए आप, तो ले आए, याद करो इसको, टिम बर्नर्स ली। आंसर होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इंटरनेट को इतना आसान बनाया WWW, ये जाली है जो इंटरनेट को आसान बना दिया इसने। 1989 में इसको बनाया गया था। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बिल गेट्स की बात करूं तो बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, अपने भारत के GDP के लगभग आधा पावर तो उसके पास है। ऐसी कंपनियां हैं US के अंदर, अमेरिका में। तीसरा ऑप्शन है मार्क जुगरबर्ग। इन भैया के पास में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो ना, उनके मालिक ये भाई साहब ही हैं आज की डेट में, ठीक है। चार्ल्स बेजेस, ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। याद रखना, कंप्यूटर के जनक अगर हमसे पूछ ले कोई, कंप्यूटर के जनक, तो इनको ही कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। अगला सवाल है, ये देखो 20, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा मिलान गलत है? प्रोटोकॉल के बारे में ये सवाल बड़ा हार्ड है, लेकिन आंसर भी आपको करना है, याद कर लेना। आज आंसर की क्लास में ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो सर क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन हमारा HTTP वेबसाइट एक्सेस करना नहीं होगा, FTP फाइल ट्रांसफर करना नहीं होगा, SMTP वीडियो कॉलिंग करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा मिलान गलत है? तो यही गलत है दोस्तों, क्योंकि ये तो सारे मिलान हैं। HTTPS सुरक्षित वेबसाइट ट्रांजिशन, ये भी सही है। देखो, प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरनेट पर काम करने के जो नियम होते हैं ना, वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अब HTTP जो है, इसका काम वेब पेज मंगवाना है, ये सही है हमारा। FTP जो है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल भेजने और लेने के लिए ये काम आता है। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, ईमेल भेजने के लिए होता है, वीडियो कॉलिंग के लिए नहीं होता, ये गलत है ना। तो ये ईमेल भेजने के लिए काम आता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट सवाल देखो बाप, वह हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अपनी कॉपी खुद बनाता है और फाइल को नुकसान पहुंचाता है क्या कहलाता है? उसका नाम क्या है? ब्राउज़र, URL, कुकीज़, वायरस। इन सब के बारे में हमने देख लिया, कुकीज़ के बारे में नहीं देखा। कुकीज़ जो होती है ना, कई बार आप कोई वेबसाइट खोलते हो और नीचे एक पॉपअप आ जाता है, एक्सेप्ट कुकीज़। याद करो, छोटी फाइलें हैं जो आपकी पसंद को ब्राउज़र में याद रखती हैं, राइट, प्रेफरेंसेस, आपकी जो पसंद होती है ना उसको याद रखती हैं। तो आंसर होगा वायरस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे हम इसके अंदर, राइट, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, एक मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक मजबूत पासवर्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो होगा, अक्षर, अंक और विशेष प्रतीकों का मिश्रण। मतलब उसमें आप कोई डिजिट भी रख दो, ठीक है, उसमें आप बड़ा अल्फ़ाबेट भी रखो, स्मॉल भी रखो, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में प्रतीक जैसे @ हैशटैग, कुछ भी रख दो आप, डॉलर या रुपी, कुछ भी रख सकते हो इस तरह के, कोमा, डॉट। और ऐसे पासवर्ड रखो कि किसी को याद ही ना हो। ऐसे पासवर्ड रखो आपको खुद को भी याद ना रहो, इतने बड़े पासवर्ड बना दो और हर 3-4 महीने में पासवर्ड चेंज करते रहा करो। सर हमें खुद को भी याद नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, मेरे खुद के पासवर्ड कभी याद नहीं रहते मोबाइल के अलावा। मोबाइल खोलता हूँ ना, वो वाले पासवर्ड के अलावा कोई भी ईमेल आईडी के पासवर्ड मुझे याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनको अलग से लिख कर रखता हूँ। कोई भी मेरी डायरी है वहाँ पर लिख कर रखता हूँ। मोबाइल में कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इतने भयंकर वाले पासवर्ड मेरे द्वारा लगाए जाते हैं। और इतने कम से कम 15 शब्दों में मैं वो लगा देता हूँ, 15 डिजिट में पासवर्ड लगा देता हूँ। और ऐसे ऐसे हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आप बहुत भयंकर वाले पासवर्ड लगाते हो तब, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है तब डायरी में देख लेते हैं,
और चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तब लगा देते हैं उनको और फिर कर देते हैं। तो ये तरीका अपनाया करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ईमेल के माध्यम से धोखे से आपकी बैंकिंग जानकारी या पासवर्ड चुराना क्या कहलाता है? 23 नंबर के क्वेश्चन में जवाब देना है आपको। स्मैपिंग, हैकिंग, फिशिंग या ब्राउजिंग, ये सवाल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है दोस्तों। ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि 3-4 बार कुछ एग्जाम से पूछ लिया गया है, तो इसको आप याद कर लो, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जवाब होगा फिशिंग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है ना, वैसे ही फिशिंग के लालच में लालच भरा ईमेल आप लोगों को दिया जाता है ताकि आप फंस जाएं, और उसको कहा जाता है फिशिंग। यानी कि फिशिंग में आपको नकली लिंक भेजे जाते हैं, जिनकी मैं भी बात कर रहा था। जैसे आप क्लिक करेंगे आप फंस जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट साफ, सब कुछ साफ हो जाएगा 1 सेकंडों में। जैसे आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, यहाँ पर क्लिक करें, तो जहाँ पर क्लिक करने की बात आती है ना, बस उड़ गए आपके सब कुछ। तो इससे बच करके रहो, ठीक है। सर फिर स्मैपिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना मांगे ढेर सारे फालतू विज्ञापन वाला ईमेल भेजना, ठीक है। हैकिंग का मतलब होता है, एक व्यापक शब्द है हालांकि हैकिंग, बहुत ही जिसमें किसी के कंप्यूटर में बिना अनुमति के घुसना शामिल होता है। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर का। निम्नलिखित फाइल फॉर्मेट को सुमेलित करना है आपको। देखो जरा थोड़ा सा इजीली देख लेना यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आप सही कर पाएंगे इस सवाल को। कर पाएंगे क्या भाई? हैं? देखो, फाइल एक्सटेंशन हमें बताता है कि फाइल किस टाइप की है, राइट। तो अगर अपन करेक्ट मैच की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला जो ऑप्शन है ना, ये आपका सही जा रहा है इसमें, पहला ऑप्शन। यानी कि पहले को मिला दो आप आर से, इसको मिला दो आर से। जेपीजी पीएनजी जो आपकी इमेज फाइल होती है ना, इमेज फाइल ही होती है ना, ये तो आपने सुना होगा, बहुत ईजी है। MP3 आप लोग बहुत ईजिली जानते ही होंगे, है ना। इसको पी से मिला दो, MP3 यानी कि ऑडियो फाइल होती है। MP4 ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको क्यू से मिला दो, वीडियो फाइल होती है। और बचा PDF डॉक्यूमेंट फाइल। बहुत ईजी सवाल था, आप ऐसे सुमिलित वाला सवाल देख करके घबरा गए तो फिर अलग बात है, बल्कि सब सही कर सकते हो इसको आप। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। 25 देखो आप, बताइए क्या उत्तर होगा 25 में। सवाल है, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत प्रवेश, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा दीवार क्या कहलाती है? बताइए। देखो, जैसे महल के बाहर सुरक्षा दीवार होती है, वैसे ही इंटरनेट से आने वाले खतरों के लिए फायरवॉल होती है। क्या होती है? फायरवॉल होती है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। फायरवॉल मतलब वो गेट कीपर है जो चेक करता है कि कौन सा डेटा अंदर आना चाहिए और कौन सा बाहर जाना चाहिए या कौन सा नहीं आना चाहिए। समझ गए? आगे चलते हैं। 26 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है जहां हम अपना डेटा इंटरनेट पर सुरक्षित रख सकते हैं? देखो, मैंने ये जो शब्द है ना, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हमारे जल्दी जल्दी से सभी प्रश्न कवर हो जाएं कम समय में, क्योंकि जो समझाना था ना, बहुत सारी चीज़ें, कोई नई चीज़ आएगी वो मैं समझा दूंगा, जो हमने समझ लिया वो मैं नहीं समझाऊंगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आंसर होगा गूगल ड्राइव। बी ऑप्शन करेंगे इसमें सही उत्तर। क्लाउड का मतलब होता है कि डेटा अपने फ़ोन या कंप्यूटर में नहीं है बल्कि कंपनी के सर्वर पर सुरक्षित है। तो वो गूगल ड्राइव का एक सर्वर है, गूगल का ही सर्वर है। गूगल ड्राइव में अपन रखते हैं ना बहुत सारी अपनी फोटो वगैरह, इमेज फाइल, कुछ भी रखते हैं, उसमें पासवर्ड भी लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जैसे आई क्लाउड होता है, आई क्लाउड मतलब एप्पल का होता है, जैसे गूगल ड्राइव है ना, ऐसे एप्पल का भी आई क्लाउड होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है ना, और एक कंपनी है ड्रॉप बॉक्स है उसका। ये सारे एक ही तरह की चीज़ें हैं। ये एग्जांपल आपके पूछे जा सकते हैं इसमें। 27 देखो, आप बताओ बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार यानी कि बेस क्या होता है? 2, 8, 10 और 16 क्या होता है, जरा बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आंसर करेंगे। देखो, कंप्यूटर सिर्फ ऑन ऑफ करने की भाषा समझता है। क्या? ऑन या ऑफ करने की भाषा ही समझता है कंप्यूटर केवल, अगर हम देखें तो। अब यहाँ पे आप सर कहेंगे कि सर फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2, पहला ऑप्शन। बेस 2 का मतलब है इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना शुरुआत में मैंने आपको, याद करो। कंप्यूटर केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। फिर सर इतने काम कैसे कर लेता है? प्रोग्रामिंग भैया, प्रोग्रामिंग से सब कुछ पॉसिबल है। आप कहेंगे सर 8 क्या है? फिर 8 क्या है? 8 है ऑक्टल।
ऑक्टल, ऑक्टल समझते हो, नंबर सिस्टम का होता है ये। और 10 डेसिमल, डेसिमल का होता है जिसे हम रोजमर्रा की गणित में यूज करते हैं, बेस 10 डेसिमल का होता है, ठीक है। 16 हेक्साडेसिमल कहा जाता है इसको, हेक्साडेसिमल का होता है ये, हेक्साडेसिमल का होता है। 28 देखो, बताओ, कथन और कारण वाला सवाल है, जरा बताना। कथन है, हमें सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक वाईफाई हमेशा सबसे तेज इंटरनेट गति प्रदान करता है। ये तो सही नहीं हो सकता भैया। सही हो सकता है क्या? देखिए, लगाओ दिमाग। कई बार आपने देखा नहीं होगा, पब्लिक वाईफाई हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे ट्रांजैक्शन के लिए, है ना, फ़ोन पे यूज़ करने के लिए पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। सुरक्षा और गति दोनों अलग चीज़ें हैं दोस्तों। गति की तो बात ही छोड़ो, सुरक्षा का यहाँ पर मैटर है। प्रश्न पूछने का मतलब समझो आप यहाँ पे। तो सुरक्षा और गति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहला इनकरेक्ट है, दोनों सही हो। आर व्याख्या कर रहा है, सार्वजनिक वाईफाई तेज हो सकते हैं पर इसका बैंकिंग सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, समझो। अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा रखा है ना, तो BOB1 के बैंक ऑफ बड़ौदा की एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करना, ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो। आप वाईफाई से कनेक्ट करके रखोगे ना तो वो एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं। वो बोल देगा आपको पहले वाईफाई बंद करो, अपने फ़ोन का नेट ऑन करो भैया, तभी काम करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सेफ़ नहीं है। वाईफाई तेज हो सकता है बट सेफ़ नहीं है, समझ गए? तो आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ मत किया करो, अपने फ़ोन में ही डेटा रखा करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा सही है हमारा आंसर इसका, क्योंकि पब्लिक वाईफाई असुरक्षित होते हैं और हैकर्स आपका डेटा देख सकते हैं। लेकिन कारण आर गलत है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई अक्सर धीमे होते हैं और गति इसकी सुरक्षा का कारण नहीं होता। पब्लिक वाईफाई में बहुत सारे लोग कनेक्ट करके रखते हैं तो वो गति भी धीमी होती है, और कोई हमें क्यों ही देगा फ्री में इतनी स्पीड में, उनके तो स्पीड का तो ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो ये भी बात गलत है। सास का पूर्ण रूप क्या है? सास वो नहीं, बहुसास वाला नहीं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। क्या उत्तर होगा? देखो, जब हम बिना इंस्टॉल किए इंटरनेट पर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिना इंस्टॉल किए, जैसे जो APK फाइल्स नहीं होते उस तरह से, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कोई स्टैंडर्ड क्लाउड टर्म नहीं है, याद रखिएगा। ये वाला सिस्टम एज ए सर्विस, इसकी बात करें तो ये सास नहीं होता है, ये STAAS बोला जाता है, ये स्टोरेज एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये बिल्कुल सही है, जैसे गूगल डॉक्स होते हैं, कैनवा एप्लीकेशन है, जैसे आप सीधे ब्राउज़र में चलाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एज ए सर्विस, ये इसकी बताऊं तो सिक्योरिटी CAAS ये एक अलग सर्विस है, हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इतना याद रखो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब गलत विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे। 3 तो सही है यहाँ पे, बट गलत कौन सा है वो देखो। देखो, इस तरह के सवाल पूरे टॉपिक का रिवीजन करवा देते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो असत्य पूछ रहा है। ये भी ध्यान रखा करो कि असत्य है कि सत्य है। कई बार आप यहाँ तो भूल जाते हो और इसका मतलब समझ गए, और हाँ यार यो इसी को तो पहले उत्तर ही बजा लो, और सही उत्तर से टिका दियो थे बोई, और फिर घराना आर देखो जो आल है वो तो मैं तो हाथा ही करम फूट गा। ऐसा होता है ना कई बारी, मैं तो हाथा ही गलत कर रहा हूँ, आता था मेरे को तो मैं सोच क्या रहा था, हो क्या गया मेरे साथ में, ये होता है। इंकजेट एक प्रिंटर का प्रकार है दोस्तों, सही बात है क्या? इंकजेट प्रिंटर जो है घरों में, ऑफिसों में फोटो प्रिंट करने में काम आता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। आपके फ़ोन में केवल 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से? या तो एंड्रॉयड है या फिर iOS है। iOS मतलब एप्पल वाले फ़ोन्स में होता है और बाकी सब फ़ोन्स में एंड्रॉयड होता है। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। देखो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ना कि आउटपुट है। आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं। जैसे C दबाया तो कंप्यूटर के अंदर गई ना कमांड, इसे आउटपुट कहना गलत है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, मतलब इसमें हम 31 to 60 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर को शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी जानकारी और ले लो। ये
जो वन लाइनर्स है ना अपने टेस्ट क्यू ऐप पे, टेस्ट क्यू ऐप आज ही डाउनलोड कर लेना इस क्लास को लेने के बाद में। और यहाँ पर जो ये ब्रह्मास्त्र है वन लाइनर के, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र डाले हुए हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज और टॉपिक में भी बिंदु वाइज। आपको इतना इजी रहेगा ना समझने में, चीज़ों को याद करने में, इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा। कंप्लीट चैप्टर आपका क्वेश्चंस के माध्यम से कवर हो जाएगा वन लाइनर के माध्यम से। जरूर ज्वाइन करना, सभी वन लाइनर उपलब्ध है रीट मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे आप लेवल 1 के हों, चाहे फर्स्ट लेवल के हों, सेकंड लेवल के हों। फर्स्ट लेवल का कॉम्बो ही अवेलेबल है, वो कॉम्बो ही ले लेना, पूरा सिलेबस ही कवर होता है उसमें, अलग अलग ना लेना चाहो तो। चलो, साइंस का भी अवेलेबल है, एसएसटी का भी अवेलेबल है, सब कुछ आप पढ़ करके जाना, आपका स्कोर देखना, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। अगले चैप्टर का पहला सवाल, बताइए एक उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स ड्राइंग या बड़े मैप्स प्रिंट करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग सबसे उपयुक्त है? क्या उत्तर होगा इसमें? देखो, पहला ऑप्शन सी नहीं होगा, दूसरा सी नहीं होगा, तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में समझाया था मैंने आपको। प्लॉटर एक खास डिवाइस है जो पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करके लगातार रेखाएं खींचता है। बड़े बड़े जो आर्किटेक्चरल होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, वो इसी से बनते हैं। ये इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र का हीरो माना जाता है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखो क्या सवाल है। सवाल है कंप्यूटर की वो कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच बफर की तरह काम करती है और सबसे तेज होती है? कोई बताएगा? सबसे तेज याद करो यार, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। कैश मेमोरी, बी ऑप्शन। कंप्यूटर की रफ्तार का असली राज जो है ना वो यहीं पे छिपा हुआ है, कैश मेमोरी के अंदर। सबसे तेज होती है, सीपीयू के बहुत पास या फिर सीपीयू के अंदर भी होती है कई बारी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सीपीयू, और सीपीयू के सबसे पास में देख लो आप, कैश मेमोरी है यहाँ पे, सबसे पास में यही होती है। फिर प्राइमरी होती है और फिर सेकेंडरी होती है, सबसे दूर सेकेंडरी होती है और सेकंड नंबर पे प्राइमरी, सबसे पास में कैश मेमोरी, क्योंकि ये सबसे फास्ट होती है। कई बार आजकल तो इसके अंदर ही आने लग गई है, सीपीयू के अंदर ही। जो डेटा सीपीयू बार बार इस्तेमाल करता है उसे केस अपने पास रख लेती है ताकि सीपीयू को दूर रैम तक ना जाना पड़े। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किचन के अंदर काम करते समय जरूरी मसाले हाथ के पास में रखे जाते हैं, वही वाला सीन समझ लो आप यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने और शून्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यूटिलिटी, एप्लीकेशन, सिस्टम या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मतलब जिनको हम खुद बनाते हैं, कस्टमाइज हम हमारे हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जिसको हम डिजाइन करते हैं, वो वाले सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन। सॉफ्टवेयर की दुनिया को दो बड़े हिस्सों में बांटकर समझा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था ना कंप्यूटर का मैनेजर होता है, ये हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने की जगह देता है। बिना इसके कंप्यूटर एक डिब्बा माना जाता है, डिब्बा ही होगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा फिर, राइट। तो अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। MS एक्सेल, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ 10 या 11, कुछ भी ले लीजिए। तो MS एक्सेल है क्या भैया उदाहरण? देखो यहाँ हम काम के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर चलाने वाले सॉफ्टवेयर में अंतर करना सीखेंगे। MS एक्सेल जो है इसका उपयोग स्प्रेडशीट और हिसाब किताब बनाने के लिए होता है, ये एक विशेष काम कर रहा होता है, ध्यान रखिए। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर नहीं होगा। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मैंने आपको बताया था, जिसका काम इंटरनेट सर्फिंग होता है और ये भी एक एप्लीकेशन है, राइट। इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर, ये भी आप जानते हैं एप्लीकेशन है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं अपन, गाने और फिल्में चलाने के काम में आता है, ये भी एक एप्लीकेशन की श्रेणी में आता है।
अरे मतलब इतना समझो कि अपन जो भी डाउनलोड करके यूज करते हैं ना चीज़, वो एप्लीकेशन है, समझ गए। विंडोज़ 10 ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, मतलब कंप्यूटर में रन करता है ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, ना कि कोई एक विशेष यूजर टास्क है। इसको अपन स्पेशली यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी ऐप को अपन जो चाहें वो कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से ही होता है और ये सबके लिए होता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखो, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को सुमेलित करो आप। OMR, राउटर, SSD, लिनक्स। देखो अभी समझ लिया अपन ने सबको, इनको थोड़ा फास्टली देखते हैं। पहला जो है ना OMR, OMR क्या है भाई? OMR के बारे में आपको बताया मैंने। OMR यानी कि इसको मिला दो इनपुट डिवाइस, ठीक। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, दो को मिला दो एक से, नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर जो होता है ना वाईफाई वाला, SSD आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सर लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की तरह? बिल्कुल, अभी बताया था ना फ्री होता है लिनक्स, विंडोज़ तो पेड है लेकिन लिनक्स फ्री है, समझ गए। आगे चलते हैं, इसमें आंसर होगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखो, ये OMR मतलब प्रिंट के द्वारा होता है ना, समझ रहे हो आप, तो ये क्या हो गया, तीसरे से मिला देंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है सबसे छोटी? पिक्सल। इमेज की पूछ रहा है, इमेज की, बिट तो समझ लिया है अपन ने। रिजोल्यूशन, डॉट। देखो, क्या आपने कभी फोटो को बहुत कम जूम करके देखा? छोटे छोटे डिब्बे दिखते हैं ना, बस वो पिक्सल्स होते हैं। कि अच्छे पिक्सल होंगे वो चीज़ महंगी होगी, अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। बिट के बारे में बता दिया था, सबसे छोटी इकाई होती है, 0 या 1 होता है इसमें। ये इमेज से सीधा संबंध नहीं रखती है, तो ये आंसर नहीं होगा। पिक्सल का मतलब होता है इनकी पिक्चर एलिमेंट, स्क्रीन पर दिखने वाला सबसे छोटा बिंदु है। हजारों पिक्सल मिलकर के एक फ़ोटो बनाते हैं। अब आपकी एक फ़ोटो होती है ना, उसमें हजारों लाखों पिक्सल्स होते हैं। जितनी ज़्यादा क्वालिटी वाली फ़ोटो होगी ना, उसमें उतनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। रिजोल्यूशन हमें बताता है कि एक स्क्रीन पर कुल कितने पिक्सल हैं। जैसे 1920 × 1080, इस पिक्सल में कुछ वीडियो चलते हैं ना, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन उतनी साफ फ़ोटो आती है। डॉट का मतलब होता है, आमतौर पर प्रिंटर में इस्तेमाल होता है, DPI सुना होगा आपने, डॉट्स पर इंच, है ना। स्क्रीन के लिए पिक्सल ही सही शब्द है, तो आंसर बी ऑप्शन करेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ईमेल भेजते समय BCC विकल्प का क्या अर्थ है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखना है इसको। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? पहला, बेसिक कार्बन कॉपी, नो। बिजनेस कम्युनिकेशन कोड, नो। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यस। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका आंसर होगा। इसका मतलब है कि आप एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकते हैं, लेकिन जिन्हें मेल मिला है ना, वो ये नहीं देख पाएंगे कि उनके अलावा और किसे ये मेल भेजा गया है। ये प्राइवेसी के लिए बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो, लेकिन आपके पास आया है तो आपको यही पता लगे कि मेरे को स्पेशली भेजा गया है। जैसे ब्रॉडकास्ट नहीं होता था व्हाट्सएप पे, उसी तरह से आजकल तो ब्रॉडकास्ट सिस्टम बंद कर दिया व्हाट्सएप ने। चलो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ईमेल में देखते हो ना आप, ये वाला सेक्शन इसी में दिखता है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? देखो, सर्च इंजन का उदाहरण बताना है। सर्च इंजन एक तो आपने गूगल देखा था अभी, है ना, तो गूगल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर सर कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, ये तो वेब ब्राउजर है ना, देख लिया था, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी, ये भी वेब ब्राउजर है। बिंग आपने देखा होगा कई बारी, तो ये एक सर्च इंजन है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेट पर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, सिंपल सा सवाल का जवाब है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डाउनलोडिंग। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, देखो कथन और कारण वाला सवाल है। तो कथन क्या कह रहा है? रैम एक अस्थिर मेमोरी है। अभी देखा था अपन ने, वोलेटाइल मेमोरी। एक कारण है क्योंकि बिजली बंद होने पर रैम में स्टोर डेटा सुरक्षित रहता है। क्या सही है? देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो रैम की फितरत को समझा देता हूँ थोड़ा सा। ए जो है ना, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या देखो,
कथन जो है ना ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन सही है। वोलेटाइल का मतलब होता है चंचल। क्या होता है? चंचल। जब तक बिजली है तब तक डेटा है। अब आर जो है ना कारण, वो गलत है, ये गलत है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या लाइट चली जाती है तो रैम का सारा डेटा गायब हो जाता है। डेटा सुरक्षित रखने का काम रोम का होता है, या फिर कहें तो हार्ड डिस्क का होता है, या एसएसडी जो होती है ना उसका होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा भैया? इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला सवाल है हमारा। देखो ये साइंस से अगर आप तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो आप साइंस वालों के लिए 4500 वन लाइनर सर्वश्रेष्ठ प्रश्न की ये पीडीएफ टेस्ट क्यू ऐप पर मिल जाएगी भाई, बहुत ही शानदार है। और एक और बात, आप किसी भी पीडीएफ को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, आप चाहो तो लैपटॉप में पढ़ सकते हो उसको डाउनलोड करके, आप चाहो तो मोबाइल में पढ़ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। हर पीडीएफ के लिए है, इसमें स्पेशली आपको ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है सर इस पीडीएफ का भी एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई भी वन लाइनर अगर आप ले रहे हैं टेस्ट के ऐप से, तो उसको डाउनलोड करने का एक्सेस आपको मिलता है आपके इंटरनल स्टोरेज फ़ोन के अंदर, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे, केवल इंडिविजुअल यूज के लिए है वो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप पूछ रहा है फ्रेंड्स। यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तीसरा ऑप्शन होगा यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी चीज़ का घर का पता होता है, वो यूआरएल होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वाईफाई का क्या अर्थ है? देखो एक सिंपल सी चीज़ है वाईफाई, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? देखो अब आप पूछ लेना किसी से भी, क्योंकि आपको तो आज पता लग ही जाएगा कि व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर। तो आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, बिना तारों के इंटरनेट। लेकिन नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी, इसका सही और पूर्ण रूप है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म बोली जाती है वाईफाई, एफ आई और वाई, डब्ल्यू आई और एफ आई, इसी को तो वाईफाई बोलते हैं, डब्ल्यू आई और एफ आई, तो इसकी फुल फॉर्म यही है, ये याद रखो। ये रेडियो तरंगों का उपयोग करके डेटा भेजता है। नेक्स्ट सवाल देखो बाप, कीबोर्ड पर F1 F12 तक की कुंजियां जो होती है ना उनको क्या कहा जाता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ऊपर की लाइन में ये वाली दिख जाएंगी आपको कीबोर्ड के अंदर, तो क्या होती है ये? इनको बोला जाता है फंक्शन कीज। नंबर 1 ऑप्शन होगा। कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, फंक्शन कीज बोलते हैं उनको। न्यूमेरिक कीज, देखो न्यूमेरिक कीज वो होती हैं जिन पर 0 से लेकर के 9 तक के अंक लिखे हुए होते हैं ना, उनको न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। नेविगेशन कीज किनको बोलते हैं? नेविगेशन मतलब जो एरोज होते हैं ना, एरो ऊपर नीचे डाउन साइड इधर वाले है ना, जो भी होते हैं, कैपलुक्स नमलुक्स है ना, वो बड़े अक्षर लिखना छोटे अक्षर लिखना, वो तो इसमें आएंगे। लेकिन एरो वेरो वाले जो भी चीज़ ना, एंड पेज अप डाउन, ये सब, तो कर्सर को यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, इन सब काम में नेविगेशन कीज काम आती हैं। टॉगल कीज कौन सी होती हैं? टॉगल कीज मतलब समझ गए ना, जैसे कैपलुक होता है, कैपलॉक होता है, एक होता है नमलॉक। कैपलॉक का मतलब कैपिटल लेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, नमलॉक का मतलब अपन इधर वाला जो साइड वाला जो होता है ना कीबोर्ड, जिसमें नंबर होते हैं 0 से 9 तक, उनको बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको बोलते हैं टॉगल कीज। नेक्स्ट सवाल देखिए, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? इटैलिक मतलब इस तरह से कर देते हैं ना, इस तरह तिरछा, तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? देखो Ctrl+B जो होता है ना, Ctrl+B तो मतलब होता है आपका बोल्ड करते हैं अपन। जैसे ये जो है ना, ये लाइट में लिखा हुआ है, अगर इसको इस तरह से बनाना है, इतने मोटे अक्षर में बनाना है ना इस वाले को, तो Ctrl+B दबा दो, बोल्ड हो जाएगा, ये वाला भी मोटा हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे दिखने लग जाएगा। तो वो तो Ctrl+B होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। Ctrl+I जब आप दबाओगे ना तो वो इटैलिक हो जाएगा, तिरछा इटैलिक, ठीक है। आई मतलब इटैलिक कर दो आप, आई से ही पता लग जाएगा, आई याद रखना आप, तो ये आसान है। Ctrl+U अंडरलाइन जो हो जाती है ना, अंडरलाइन नीचे लगाते हैं ना, वो कंट्रोल, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, अब इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+U दबा दोगे ना तो नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। Ctrl+K हाइपरलिंक, जो नीला अक्षर हो जाता है ना, नीला, वो हो जाता है हाइपरलिंक, लगाने के लिए Ctrl+K यूज करते हैं अपन, ठीक। आगे चलते हैं।
अगला सवाल है हमारा, नोट करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? ईमेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताओ, ईमेल के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं हो सकता। देखो ये बिल्कुल सही है, ईमेल एड्रेस होता है ना हमेशा बिना स्पेस के होता है। आप जानते हो आपका जो ईमेल एड्रेस है जो भी है xyz@gmail.com, इसमें कहीं पर भी आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, जगह नहीं छोड़ सकते हैं। जगह छोड़ोगे गलत एड्रेस है, कुछ नहीं होगा फिर उससे, समझ गए ना? तो ये तो सही है बात। ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट अनिवार्य है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ईमेल की जरूरत पड़ती है, ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। देखो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ठीक। ये कथन बिल्कुल गलत है। तकनीकी रूप से आप बिना सब्जेक्ट लिखे भी मेल भेज सकते हैं, हालांकि कंप्यूटर आपको एक बार चेतावनी जरूर देगा, यानी कि ये हमारा सही उत्तर है, ठीक। एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजा जा सकता है, ये भी सही है। 2CC या BCC में कई एड्रेस डाले जा सकते हैं, सब में डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, MS पावरपॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? भाई आपको न्यू स्लाइड लेनी है, न्यू स्लाइड लेनी है तो शॉर्टकट की क्या यूज करोगे आप? कंप्यूटर और कीबोर्ड पे क्या दबाओगे जिससे नई स्लाइड आ जाएगी? तो Ctrl+M दबाएंगे ना तो आपके नई स्लाइड आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर गलती कर देते हैं आप लोग। Ctrl+N का मतलब होता है न्यू प्रेजेंटेशन, नई फाइल खुलती है उससे, है ना, नई फाइल खुलती है। और Ctrl+S जो होता है ना, ये चालू जो प्रेजेंटेशन है ना उसको सेव करने के लिए होता है, ये तो हमें सबको पता होना चाहिए। और Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट निकालो, उस स्लाइड की प्रिंट निकाल सकते हैं अपन। M का मतलब हो गया वर्तमान प्रेजेंटेशन के अंदर ही एक नई स्लाइड यानी कि नया पन्ना जोड़ देती है। इसको याद करने के लिए आप M फॉर मोर स्लाइड याद कर सकते हो। M का मतलब मोर, मोर यानी ज़्यादा, और स्लाइड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता में GUI का क्या अर्थ है बताइए। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करना, और अपने कोई भी साथी हैं जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर भेजना इस वीडियो को। मुझे खुशी होगी कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहले देखो कंप्यूटर चलाना मुश्किल था, पर GUI ने इसको आसान बना दिया। अब आप कहेंगे सर कैसे? GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब है कि आप स्क्रीन पर आइकन और बटन देख करके माउस से क्लिक करके काम कर सकते हैं। विंडोज़ और एंड्रॉयड इसी पर आधारित है। आपका टच स्क्रीन मोबाइल है वो इसी पर तो आधारित है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे देख करके ही करोगे ना कि क्या कर रहे हो, और सब कुछ वैसे ही काम करता है परफेक्टली। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है बताइए? फेसबुक, टेली, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। दोस्तों देखो, दोस्तों के साथ में जुड़ने वाली जगह और काम वाली जगह अलग होती है। तो दोस्तों के साथ जुड़ने वाली जगह तो सोशल साइट कहलाती है आपकी, सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक तो है ही है, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, टेली थोड़ी है? टेली नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए होता है, तो ये सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, MS एक्सेल में प्रत्येक सेल का अपना एक पता होता है जो कि बनाता है, क्या बनाता है भाई? कॉलम के नाम और रो के नंबर के संयोजन से बनता है ये, सॉरी बनाता नहीं, बनता है। देखो एक्सेल की दुनिया रो और कॉलम के खेल पर ही टिकी हुई है पूरी की पूरी। सेल का एड्रेस पहले कॉलम लेटर और फिर रो नंबर से बनता है, जैसे कि A1 या B10। ये किसी मैप के कोऑर्डिनेट्स जैसा ही माना जाएगा। हालांकि आप सिंपल याद रखो, ऑप्शन नंबर C याद हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित फाइल एक्सटेंशन को सुमिलित करना है आपको, JPG, MP4, PDF और XLSX। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने इनको सम्मिलित किया था, लेकिन उनमें कुछ और थे, यहाँ पर कुछ और हैं। MP4 JPG उनमें भी थे, इनमें भी हैं, लेकिन दो यहाँ पर अलग हैं। तो देखो पहले को मिला दो, 2 से। JPG इमेज फाइल होती है, MP4 वीडियो फाइल होती है, इनको तो दोनों को ऐसे कर दीजिए। उसके बाद में
तीसरे में आप चौथा लगा दो, डॉक्यूमेंट फाइल होती है पीडीएफ, और XLS फाइल आ जाए, एक्सेल फाइल होती है ये। सिंपल सा समझ जाओ, ये सब कुछ याद हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क उदाहरण है? किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है बताओ। पैन, लैन, मैन और वैन, इन सब के बारे में समझा दिया था मैंने। सिंपल सा आंसर देना है आपको, जल्दी दे दो। आंसर होगा PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ आपका पर्सनल होता है ना मोबाइल में, आप चाहो तो चला सकते हो, चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं, पर्सनल हो गया वो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? देखो, OS कंप्यूटर का कलेक्टर होता है। OS जो होता है कलेक्टर होता है कंप्यूटर का, प्रशासक होता है मान लीजिए आप। तो आंसर क्या होगा? बी, डेटाबेस कोडिंग करना। बी ऑप्शन होगा, कोडिंग करना प्रोग्राम का काम है, OS का नहीं होता है। OS केवल बने हुए प्रोग्राम को चलाता है, ये इसका मूल कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? बताइए, बताइए सर, कितने होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? कितना आसान सवाल है। 1024, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कंप्यूटर की गिनती 2 की पावर से चालू होती है या फिर चलती है, ना कि 10 की पावर से चालू, 2 की पावर से चलती है। नेक्स्ट सवाल देखो, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वेब पेज को सुरक्षित तरीके से ब्राउजर तक पहुंचाने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है? बताओ। HTTPS, डी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। डेटा भेजता है पर यह सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, कोई भी इसे बीच में पढ़ सकता है, याद रखेगा। इंटरनेट पर सुरक्षा सबसे पहले है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका सॉरी, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज टूल है ना। आर यानी कारण है, ये तो कथन हो गया, ये कारण है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्टोर की गई फाइलों को केवल उसी कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है जिस पर उनको अपलोड किया गया था। तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 25 नंबर के सवाल में ऑप्शन नंबर बी कर देंगे, ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत एक्सेस से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा दीवार क्या कहलाती है? बताइए। देखो, ये कहलाती है फायरवॉल, पहले भी अपन इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में कौन सा कार्य करता है? 27 में आपको आंसर बताना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस की बात करता है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूजर की बात सुनता है और उसे हार्डवेयर से करवाता है। जैसे आपने प्रिंट का बटन दबाया, यूजर टास्क हो गया ना, OS ने प्रिंटर को कमांड दी, ये एक पुल या इंटरफेस है। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित नेटवर्किंग डिवाइसेज को सुमेलित करना है आपको, तो कर दीजिए। क्या आंसर होगा इसमें? आंसर वैसे लगा हुआ है, एक को आप एक से मिलाओ, मॉडेम यानी कि सिग्नल कन्वर्जन, एनालॉग डिजिटल, एनालॉग या डिजिटल। दूसरा है आपका, दूसरे को आपको मिला देना है 3 से, सिंपल कनेक्टर, ठीक है, और स्विच को स्मार्ट डिवाइस से कर दीजिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? बताइए, कौन सा चिन्ह है वो? फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, इसको भी याद कर लेना, इक्वल टू। नेक्स्ट सवाल है, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? इसी की तो कमी थी, QR कोड की, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ज़रूरत भी है। ये होता है क्विक रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन होगा। आजकल हम हर जगह पेमेंट के लिए स्कैन करते हैं ना, वो QR कोड होता है। इसका सही नाम होता है, QR कोड का कोई भी सही नाम आपसे पूछ सकता है। Q का मतलब हो गया क्विक और R का मतलब हो गया रेस्पॉन्स, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। क्विक रेस्पॉन्स आपको याद रखना है, इसलिए बनाया गया था ये, ताकि इसमें छिपी जानकारी को बहुत तेजी से पढ़ा जा सकता है। ये बारकोड का आधुनिक रूप है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। और ये PDF अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो आप कर लेना, सारी की सारी PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेवल 1 के लिए ये कॉम्बो स्पेशल है, आपको अलग से कोई PDF बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं और बहुत कम समय में आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा, यकीन मानिए, तो ये वन लाइनर आप लोग
289 में कंप्लीट सिलेबस की वन लाइनर, पूरा सिलेबस कवर होगा। सर्वश्रेष्ठ वन लाइनर, सर्वश्रेष्ठ रिवीजन के लिए यहाँ पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सब कुछ अवेलेबल है। सामाजिक अध्ययन के लिए भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और मॉडल पेपर वाला भी अवेलेबल है, साइंस के लिए भी अवेलेबल है। चलिए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अपना तीसरा चैप्टर अब शुरू हो गया है और आपके 61 to 90 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसी के करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, ई गवर्नेंस में G2C मॉडल का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। देखो, G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से नागरिक। सरकार से नागरिक इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर अगर अपन पहला ऑप्शन देखते हैं, सरकारी विभागों के बीच पत्राचार। सरकारी विभागों के बीच काम जो होता है ना वो G2G होता है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो C पूछ रहा है, G2C, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है व्यापारियों द्वारा सरकार को टैक्स जमा करना। व्यापारियों और सरकार के बीच का संबंध होता है दोस्तों G2B, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। तीसरा है आपका नागरिकों द्वारा ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। इसका मतलब हो गया यहाँ पे जब आम जनता यानी कि सिटीजन्स सीधे सरकार की सुविधाओं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जो जन्म प्रमाण पत्र होते हैं, या आधार, इनका लाभ उठाती है तो उसे G2C कहा जाता है। G2C कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे G2C का अर्थ हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से नागरिक होता है। जब आम जनता सीधे सरकार की सुविधाओं जैसे जन्म प्रमाण पत्र या आधार का लाभ उठाती है तो उसे G2C कहा जाता है। एक और ऑप्शन है, शायद आपको ना दिखे, ये सरकार द्वारा अन्य देशों को सूचना भेजना, ये कहलाता है आपका G2C में नहीं आएगा। ये इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जवाब देना है। प्रश्न है, कथन और कारण वाला सवाल है। डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर संदेश की अखंडता, इंटीग्रिटी और गैर अस्वीकृति प्रदान करते हैं, नॉन रेपुटेशन। तो इसमें आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, देखिए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या कर रहा है। देखो, कथन और कारण दोनों सही हैं। डिजिटल हस्ताक्षर आपकी ऑनलाइन पहचान की सील होती है। जैसे हम कागज़ पर साइन करते हैं ना, वैसे ही इंटरनेट पर डिजिटल सिग्नेचर ये पक्का करता है कि फाइल के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो, कोई छेड़छाड़ ना हो या ना हुई हो। इसी को तकनीकी भाषा में अखंडता कहा जाता है। तो यही हमारा शायद से राइट आंसर होगा। तो इसमें हम राइट आंसर करेंगे पहला ऑप्शन। ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे ई कॉमर्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, नहीं है पूछ रहा है अपने से ई कॉमर्स के संदर्भ में। इसमें पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि इसमें समय और भौगोलिक सीमाओं की कोई पाबंदी नहीं होती। देखो, ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर व्यापार करना, समझ गए। एक तो अपन व्यापार वैसे करते हैं फिजिकली, एक होता है इंटरनेट पर व्यापार करना, ऑनलाइन अपना सामान बेचना, उसको अपन ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान खरीदते हो तो कई लोग आप खरीदते हो तो कई लोग बेचते भी हैं उसको, कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदोगे, तो वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। अमेजोन पे, मीशो पे, है ना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से आप ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप लोग ये लेन देन करते हो, राइट। तो पहला ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ये सही है, आप रात को 2 बजे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई दुकान बंद होने का डर नहीं है यहाँ पे। तो ये तो सही है, इसमें तो नहीं पूछ रहा है लेकिन, तो ये तो सही, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। B2B मॉडल में एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सामान बेचता है। अब B2B का मतलब क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को थोक में सामान बेचती है, थोक मतलब होलसेल में सामान बेचती है। उपभोक्ता से उपभोक्ता वाला मॉडल जो होता है ना, वो C2C होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। तो ये ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या है, C2C का उदाहरण OLX और eBay जैसे प्लेटफॉर्म है।
OLX में भी अपन अपना कुछ भी सेकेंड हैंड मटेरियल सेल कर सकते हैं। तो ये C2C होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। जैसे आप अपना पुराना मोबाइल OLX पर किसी को बेच सकते हो। यहाँ बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों आम ग्राहक होते हैं। चौथा ऑप्शन है ई-कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग होता है। देखो ये भी सही है, इसमें हम UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित का मिलान करो। राजस्थान में IT पहल के संबंध में ये है, और देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है दिखने में, सूची 1 और सूची 2 में। खैर आप देख सकते हो सूची 1 के सारे ऑप्शंस ये हैं और सूची 2 में ये वाले हैं। खैर मैं आपको समझा देता हूँ, आप केवल समझने पे ध्यान दे लो, फिर अपना इजीली सही हो जाएगा। देखो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ये तो बात आप ध्यान रखो। 3 स्टार लगा रहा हूँ, सुपर से भी सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ए ऑप्शन के बारे में, ए ऑप्शन को ले लेते हैं सबसे पहले। P में 2 है, मतलब P के अंदर 2, पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी, राजनेट। देखो ये हमारा सही उत्तर है इसका। राजनेट का काम है ना पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाना, यानी कनेक्टिविटी प्रदान करना है। एक होता है दोस्तों राज ई-वॉलेट, आपके सर्टिफिकेट को सुरक्षित रखने वाला डिजिटल लॉकर है ये, मतलब डिजिटल तिजोरी है। एक जन सेवा पोर्टल होता है, जन सेवा पोर्टल, पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है हमारे को। एक होता है ई-मित्र, ई-मित्र पर हम सारे काम एक ही जगह करवा लेते हैं, जिसको वन स्टॉप सर्विस भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्यू में आप 1 कर दीजिएगा और आर में आप 3 कर दीजिएगा, और एस जो लास्ट है आपका उसमें 4 कर देंगे। ई-मित्र आपका वन स्टॉप सर्विस डिलीवरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहला ऑप्शन इसमें कर देंगे, ठीक है। चलो ये यहाँ पे आ जाएगा। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अगला सवाल है अपना, ई-लर्निंग के लाभों के बारे में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक है हमारे पास में लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव, व्यक्तिगत शिक्षण, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षण सबको एक ही गति से पढ़ाया जाना। एक है संसाधन उपलब्धता, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, है ना। तो अब इसके अंदर अगर अपन आंसर के साथ में जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ई-लर्निंग ने शिक्षा को आपकी जेब यानी मोबाइल में ला दिया ना। आप मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, मुझे भी देख रहे हो, मेरी क्लास तो आप मोबाइल में देख रहे हो, तो आपकी जेब में आ गई। पहला ऑप्शन है लचीलापन। देखो आप रजाई में बैठकर पढ़ो या बस में बैठ कर के पढ़ो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा है लागत प्रभावी। देखो आपको बड़े शहर जाकर के कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेटा पैक ही आपकी फीस है, ये कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि किफ़ायती भी है। तीसरा जो है ना ये सुमेलित नहीं है। जो आपका व्यक्तिगत शिक्षण है, इसका मतलब है हर स्टूडेंट अपनी क्षमता और गति के अनुसार पढ़ सके। सबको एक ही लाठी से हाँकना ई-लर्निंग का गुण नहीं है दोस्तों। तो हम करेंगे इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, इंटरनेट पर किसी विशेष सूचना को ढूंढने के लिए, क्या बोला, इंटरनेट पर किसी विशेष सूचना को सर्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाला टूल जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन, ब्राउजर, वेब सर्वर या वेबसाइट? बताइए क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है सर्च इंजन। और सर्च इंजन के बारे में, 2 सर्च इंजन के बारे में बता चुका हूँ, एक तो गूगल और एक बिंग, दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। ये दोनों सर्च इंजन है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, हो जाएगा अपना सर्च इंजन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखो गलत विकल्प का चयन करना है आपको। लिंक्डइन पेशेवर नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम केवल टेक्स्ट आधारित संदेश, यूट्यूब वीडियो साझाकरण, और एक्स ये माइक्रो ब्लॉगिंग। अब बताओ आप कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके काम अलग अलग हैं। अगर लिंक्डइन की बात करते हैं तो इसका उपयोग प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग वाले और नौकरी ढूंढने वाले, उनके लिए किया जाता है। आप भी अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना के वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो, तो जॉब के लिए होता है ये,
ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट ही है, लेकिन ये जॉब के लिए होता है, इसके अलग उपयोग हैं। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, केवल टेक्स्ट आधारित, क्या टेक्स्ट आधारित है? क्या हम केवल यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं? यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा समय आजकल हम यहाँ बिताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वीडियो चलते हैं ना, रील्स चलती हैं। तो ये तो बहुत इजीली आप सही कर सकते हो। बी ऑप्शन तो बी तो होगा। इंस्टाग्राम पर तो फोटोज़, वीडियो शेयरिंग सब किए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग होने वाला हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो होता है ना वो राउटर माना जाएगा। राउटर हमारा करेक्ट आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए सिंगल साइन ऑन एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप यहाँ पर अपने फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो, अपनी सारी आईडी देख करके आप सब कुछ अपना डेटा देख सकते हो। ठीक है, केवल पुलिस विभाग की जानकारी देना नहीं, ये गलत है। दूसरा, बिजली बिल जमा करना, ये भी सही नहीं है। सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक ही आईडी और पासवर्ड, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। एसएसओ आईडी तो आप सभी ने बनाई होगी ना, ये राजस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब है कि आपको हर सर्विस के लिए अलग पासवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही यूज़र आईडी से आप सारी गवर्नमेंट स्कीम जो है ना उनका लाभ ले सकते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? साइबर अपराध के प्रकारों में पूछ रहा है। देखो, फिशिंग, स्पैम, हैकिंग और साइबर स्टॉकिंग। देखो, ये हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, फिशिंग, नकली ईमेल से पासवर्ड चुराना, ये तो मैंने आपको बता दिया था, तो ये तो सही है। स्पैम, अवांछित विज्ञापन, ये भी समझा दिया था मैंने, ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा डेटा को अधिकृत रूप से एक्सेस करना। अधिकृत रूप से कैसे कर सकता है कोई? वो हैकिंग थोड़ी कहलाएगी फिर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा। हैकिंग हमेशा अनधिकृत होती है, ठीक है, अनऑथोराइज्ड होती है। अधिकृत पूंछ तो ऑथोराइज्ड एक्सेस के कानून की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। हैकिंग कानून की प्रक्रिया का हिस्सा थोड़ी है, ये तो कानून से छुप करके काम करते हैं। ठीक, तो इसमें होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो आप, अगला सवाल है अपना, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप, अपन यूपीआई कर दो, यूपीआई कर दो, यूपीआई कर दो, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आजकल हम जेब में पर्स रखें या ना रखें, मोबाइल जरूर रखते हैं, तो मोबाइल से हम सारा काम कर लेते हैं। पेमेंट की जरूरत नहीं है फिजिकल रखने की अपने को। तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी करेंगे इसके अंदर अपन करेक्ट आंसर, याद रहेगा ना। अगला देखते हैं, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून किस वर्ष में लागू किया गया था? बताइए सर। सूचना प्रौद्योगिकी कानून ये किया गया था 2000 में। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, ई गवर्नेंस के उस मॉडल को क्या कहते हैं जिसमें सरकार अपने कर्मचारियों को सेवाएं प्रदान करती है? देखो, ये समझा दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे अपन। अगला सवाल देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? कौन सा है बताओ? फेसबुक गलत, व्हाट्सएप गलत, अमेजन गलत, स्वयं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वयं पोर्टल जो है भारत सरकार द्वारा शिक्षा के 3 सिद्धांतों, पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, इन सबको प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल है। अगला सवाल देखते हैं, गूगल ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग के किस अनुप्रयोग का एग्जाम्पल है? बताइए। ये है दोस्तों आपका, किसका है? गूगल ड्राइव की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं आंसर इसका। देखिए, मैं किसी भी रैंडमली एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या हमारा सही आता है क्या आंसर? बिल्कुल सही है, क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, जहाँ आप अपना डेटा, फोटो, कुछ भी इंटरनेट पर सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए, वेबसाइट का सुरक्षित एड्रेस यूआरएल हमेशा किससे शुरू होता है? बताइए दोस्तों। ये आपका किससे होता है? आप सभी को पता होगा, HTTPS से होता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्रामों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सबको मिला करके क्या कहते हैं?
जैसे हमें बीमारियां लग जाती हैं ना, वैसे कंप्यूटर को भी प्रोग्राम बीमार कर देते हैं, तो इनको कहा जाता है दोस्तों मालवेयर। नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मालवेयर बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, मैलिक्यूअस प्लस सॉफ्टवेयर। इन दोनों शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ईमेल भेजते समय बीसीसी विकल्प का क्या उपयोग है। अब ईमेल भेजते टाइम बीसीसी का उपयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, लिखे गए पते या अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो इसमें आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, राजस्थान के जन आधार कार्ड का मुख्य नारा क्या है। तो फ्रेंड्स राजस्थान के जन आधार का मुख्य नारा है डी ऑप्शन, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, आईओएस, सफारी, विंडोज़ फ़ोन। देखो अब आप कहेंगे सर आपने तो 2 ही बताए थे, लेकिन देखो फ़ोन की बात आ रही है तो फ़ोन में विंडोज़ भी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, कुछ 3-4 साल पहले देखा होगा आपने, नोकिया ने दोबारा एंट्री मारी थी मार्केट में और अपने मोबाइल लेकर के आया था नोकिया। तो नोकिया के फ़ोन के अंदर विंडोज़ भी रन करता था, ये एंड्रॉयड पे नहीं करता था। आईओएस पे तो आपको पता लग ही गया है, आईओएस पर तो आईफोन चलते हैं एप्पल वाले, एंड्रॉयड नहीं चलते। एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड पे चलते हैं, जैसे वीवो, सैमसंग है ना, ओप्पो, मोटरोला, लावा, ये जितनी भी कंपनियां हैं ना, चाइनीज़, शाओमी, एमआई, जो भी कंपनियां हैं, पोको वगैरह कुछ भी, वो सब एंड्रॉयड पे चलती हैं। विंडोज़ फ़ोन अभी बंद हो गए हैं क्योंकि नोकिया ने शट डाउन कर दिया अपना मार्केट ही नोकिया मोबाइल्स का, तो वो विंडोज़ पे काम नहीं करते। कुछ आ भी रहे हैं तो वो एंड्रॉयड पे ही आ रहे हैं, तो ये भी सही है। विंडोज़ फ़ोन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के अंदर काम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, सफारी, क्योंकि सफारी क्या है, सफारी तो वेब ब्राउज़र है जो कि आईओएस यानी कि अपने एप्पल वाले मोबाइल में चलता है। ठीक, आगे चलते हैं। पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल लोगों के लिए सबसे उपयुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो देखो अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो जो लिंक्डइन है ना, यही माना जाता है, इसी को बोला जाता है। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग माहौल होता है। लिंक्डइन को पेशेवर का फेसबुक कहा जाता है, यहाँ आप अपना रिज्यूम डाल सकते हैं और कंपनियों से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इसका आंसर नहीं किया अपन ने, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्क को भारी हमलों और अनधिकृत पहुंच से बचाने वाली सुरक्षा प्रणाली कौन सी है, बताइए। तो ये सुरक्षा प्रणाली वॉल, फायरवॉल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डेटा स्टोर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स डेटा स्टोर करने के लिए जो उपकरण होगा वो होगा अपना हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखो, ई कॉमर्स में सामान खरीदने और बेचने के लिए किसका उपयोग अनिवार्य है या किसका होना अनिवार्य है। ई कॉमर्स के लिए, इंटरनेट पे जो लेन देन हो रही है ना, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले ई कॉमर्स के बारे में समझाया था मैंने तुम्हें। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होनी चाहिए। इंटरनेट तो अपने को पता है, बिना इंटरनेट के तो अपन कुछ नहीं देख सकते ना, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें अपन ये कर सकते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, डेटा एन्क्रिप्शन का मुख्य लाभ क्या है। डेटा एन्क्रिप्शन का मुख्य लाभ, डेटा डिलीट करना, डेटा को अपठनीय कोड में बदलना ताकि सुरक्षा बनी रहे, डेटा प्रिंट करना और डेटा का साइज बढ़ाना। देखो फ्रेंड्स मैं रैंडमली एक बार क्लिक करता हूँ किसी पे, देखो व्हाट्सएप पर आपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लिखा हुआ देखा होगा ना, कोई भी चैट ओपन करते हैं आप, कई बार एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, तो बस वही होता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है आपके मैसेज जो होते हैं ना, मैसेज, उन पे ताला लगा देना। अब रास्ते में कोई भी उसको पढ़ेगा तो उसे सिर्फ कचरा अक्सर दिखेगा, ठीक है। जब तक आपके पास जो की यानी चाबी नहीं होगी वो आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक। चलिए, मतलब बीच में कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप लगा के अगर रखते हैं तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे, सॉरी ए पे क्लिक हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा को अपठनीय कोड में बदलना ताकि सुरक्षा बनी रहे।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रैनसमवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए, फटाफट से उत्तर दे दीजिए। रैनसमवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन होगा क्या, ये मुक्त सॉफ्टवेयर है, ये डेटा को लॉक करके फिरौती मांगता है, ये केवल विज्ञापन दिखाता है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाता है। ये ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, डेटा को लॉक करके फिरौती मांगता है। अगला सवाल देखो, राजस्थान में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स उस पोर्टल का नाम क्या है? साला दर्पण, राजकाज, ई सखी या आई स्टार्ट? फ्रेंड्स इसका नाम है आई स्टार्ट। नेक्स्ट सवाल है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, बताइए। तो गाइज इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जूम सबसे बेटर है इसमें। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर कर देंगे तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दोस्तों, देखो पहला जो ऑप्शन है ये तो इसका उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर डेटा साझा करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो, चैट GPT किसका उदाहरण है? देखो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे आधुनिक उदाहरण कौन सा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर ये इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसमें हम कर देंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोला मैंने? इसको दूसरे वे में पूछा जा सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे आधुनिक उदाहरण कौन सा है? तो वो है चैट GPT। ध्यान रखिएगा, AI आज की दुनिया की सबसे क्रांतिकारी तकनीक है। ओके, तो तीसरा चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है और ये 30 क्वेश्चंस बच रहे हैं लास्ट। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों भारत में डिजिटल क्रांति को कानूनी सुरक्षा देने के लिए IT एक्ट 2000 लाया गया था। मतलब कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, भारत में डिजिटल क्रांति को कानूनी रूप सुरक्षा देने के लिए IT एक्ट 2000 लाया गया। 17 अक्टूबर 2000 को इसे लागू किया गया ताकि ई-कॉमर्स और डिजिटल लेन देन को कानूनी मान्यता मिल सके। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को याद कर लेंगे। पहला ऑप्शन हमारा 2000 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौतिक संपत्ति। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो पेटेंट तो राइट आंसर नहीं होगा। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है आपकी जो दिमागी उपज है ना, दिमागी उपज यानी ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, वो बौद्धिक संपदा कहलाती है। पेटेंट नए आविष्कारों के लिए दिया जाता है, जो किसी नई मशीन का डिज़ाइन हो उसके लिए। कॉपीराइट का मतलब हो गया लेखकों, कलाकारों और संगीतकारों के काम को सुरक्षा देता है ताकि कोई उनकी मेहनत ना चुराए। ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी कंपनी के लोगो या नाम की सुरक्षा करता है, जैसे एप्पल का कटा हुआ सेब जो है ना, वो उसकी ट्रेडमार्क है, ठीक है। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे ज़मीन या मकान, बौद्धिक नहीं बल्कि मूर्त संपत्ति है, ये IPR में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में UPI का पूर्ण रूप क्या है? हालांकि हमने पिछले वाले चैप्टर में भी इसके बारे में देखा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ पूछ रहा है दोस्तों। तो ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ है दोस्तों यहाँ पे पारदर्शिता और जवाबदेही। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसके अंदर कर देंगे। अगला सवाल देखेंगे, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? साइबर सुरक्षा के संदर्भ में तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है हमारे पास में। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा का एक हिस्सा है। देखो साइबर दुनिया में सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर अगर हम देखें पहले ऑप्शन की तो ये आंसर नहीं होगा। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो अनचाहे ट्रैफिक को रोकता है, तो ये तो सही है।
तो ये तो गलत आंसर हो गया इसका, ये तो होगा नहीं आंसर इसका। बी ऑप्शन गलत है। स्पैम यानी अनचाहे और विज्ञापन वाले ईमेल होते हैं ना, जो अक्सर हानिकारक भी हो सकते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें हम आंसर करेंगे बी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगला सवाल है, डिजिटल डिवाइड शब्द का क्या मतलब है। अब देखो ये एक नया शब्द है, तो इसमें आपको देखना है डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है। समाज में सूचना क्रांति का लाभ सबको बराबर नहीं मिलता है, राइट। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये कोई हार्डवेयर विभाजन नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी आंसर नहीं होगा, केवल अमीर गरीब नहीं बल्कि रूरल वर्सेज अर्बन यानी कि गांव बनाम शहर के बीच की तकनीकी उपलब्धता का अंतर भी इसमें शामिल किया जाता है। आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ये सबसे सटीक उत्तर है। डिजिटल डिवाइड मतलब उस सामाजिक और आर्थिक अंतर को कहते हैं जहां एक वर्ग के पास में इंटरनेट और तकनीक है जबकि दूसरे के पास में नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना या डराना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका कहलाएगा साइबर बुलिंग। क्या कहलाएगा? साइबर बुलिंग। याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से उपयोग या वितरण करना। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी करेक्ट आंसर हम इसमें कर देंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। तो फ्रेंड्स राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई थी 2019 में। राजस्थान ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको आप देख सकते हो 13 सितंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल शुरू किया। इसका उद्देश्य सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई को और सरल बनाना है। फ्रेंड्स इस तरह के क्विज आप लोग टेस्ट क्यू ऐप पर बहुत सारे दे सकते हो। इसी तरह से सारे क्विज चलेंगे। टेस्ट क्यू जो ऐप है इसको आप डाउनलोड करें, वहाँ पर वन लाइनर जरूर पढ़ें और यहाँ पर टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है, फ्री है बिल्कुल। आप रोज़ फ्री टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, कथन और कारण वाला सवाल है। कथन है सूचना प्रौद्योगिकी ने गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा किया क्योंकि इंटरनेट पर डेटा का संग्रह और साझाकरण बहुत आसान हो गया है। देख लो आप क्या उत्तर सही होगा इसका। देखो इसमें आंसर जो होगा ना, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा तथ्य सही है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर चौथा सही है? कौन सा सही है इसमें? फ्रेंड्स यहाँ पे होगा तीसरा, ये हमेशा के लिए मुफ्त उपलब्ध होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, डेटा चोरी को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, बताइए सर। डेटा चोरी को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल का जवाब होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना। जैसे आप ईमेल में आप लगा कर रखते हो ना, वो वाला। आगे चलो, नेक्स्ट सवाल है, ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा का सामाजिक प्रभाव क्या है। देखो ई लर्निंग के माध्यम से केवल अमीरों तक सीमित हो गई है शिक्षा, सही नहीं है। सीखने के अवसरों का लोकतांत्रिकरण हुआ है, ये बिल्कुल सही है। देखो जैसे आज आप घर बैठे मेरी क्लास ले रहे हो ना, यही तो ई लर्निंग का जादू है। तो इसका मतलब हो गया कि अब सबको बराबर अवसर मिल रहे हैं, चाहे आप बाड़मेर में हो या जयपुर में हो, आप बेहतर शिक्षक से पढ़ सकते हो, जैसे मानसर से। ठीक, चलो सर नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस बताओ, ट्रोजन हॉर्स, नॉर्टन, वॉर्म और स्पाईवेयर। क्या उत्तर होगा इसका? वायरस से लड़ने वाला योद्धा कौन? बी ऑप्शन करेंगे, नॉर्टन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। ई कॉमर्स अमेजन, सोशल नेटवर्क फेसबुक, सर्च इंजन गूगल, ईमेल इंस्टाग्राम। ये तो बहुत आसान है, पहला भी सही है, बात कर चुके, इसके बारे में बात कर चुके, इसके बारे में बात कर चुके। ईमेल थोड़ी भेजता है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, एप्लीकेशन है। ठीक, चलो अगला सवाल है,
साहित्यिक चोरी का संबंध किससे है? बताइए सर। दूसरों के विचारों या कार्यों को अपना बताकर प्रस्तुत करना, कंप्यूटर को हैक करना, या फिर ऑनलाइन खरीदारी करना, या गेम खेलना। इस सवाल का जवाब होगा पहला ऑप्शन, दूसरों के विचारों या कार्यों को अपना बता करके प्रस्तुत करना। क्लियर भाई? किसी और के लेख, कविता या रिसर्च को बिना क्रेडिट दिए अपने नाम से छाप देना, वह आपका साहित्यिक चोरी कहलाता है दोस्तों। शिक्षण और लेखन में ये बहुत गंभीर मामला है। नेक्स्ट सवाल है, क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है? बताइए। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी जो है ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर या ब्लॉकचेन पर, बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना होगा। यही भविष्य की करेंसी कही जाती है कि भविष्य में बिटकॉइन ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया आपने डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में। जैसे पुराने समय में राजा अपनी मोहर लगा देते ना, सील, वैसे ही आज डिजिटल दुनिया में डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो आंसर क्या होगा? दस्तावेज की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए। सिंपल सा आंसर था। अगला सवाल देखेंगे, कुकीज़ का इंटरनेट से क्या कार्य है? इंटरनेट में क्या कार्य है? कुकीज़ स्टार्टिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको ये समझाया था, याद करो, समझाया था ना। तो इसका मतलब हो गया यूजर की ब्राउजिंग आदतों को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला देखो, कथन और कारण वाला सवाल है, क्या उत्तर सही होगा इसमें? कथन है, सोशल मीडिया सूचना के प्रसार का एक शक्तिशाली साधन है क्योंकि सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी हमेशा विश्वसनीय और सत्य होती है। क्या सही है? या बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को तो सत्य है दूसरा वाला। तो देखो, सही तो है, ए तो सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है। तो हम तीसरा ऑप्शन इसमें करेंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भ्रामक खबरें इनका भंडार है, इसलिए हर खबर सच नहीं होती है। अगला सवाल देखो, ई कॉमर्स में B2C का क्या अर्थ है? आप तो बताओ। बहुत आसान है, B2C तो समझ गए होंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसका मतलब है कंपनी सीधे ग्राहक को सामान बेच रही है। जैसे आप अमेजोन से मोबाइल मंगवाते हैं ना, तो डायरेक्ट कंपनी के वहाँ से आता है ये, गोदाम से। ठीक है, आगे देखो, IT एक्ट 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? साइबर टेररिज्म से संबंधित है। 22 नंबर का। देखो, इसमें आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, सेक्शन 66F। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। राइट। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना, इसको भी एग्जाम में आ सकता है आपके। 1 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ। भारत को डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको आधिकारिक रूप से शुरू किया था और इसके 9 पिलर्स बताए थे, मतलब 9 मुख्य स्तंभ थे इसके। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इंटरनेट पर शिष्टाचार या अच्छे व्यवहार के नियमों को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेंगे, नेटिक्यूट। देखो, मैं आपको समझाऊं, जैसे समाज में रहने के लिए तरीके होते हैं ना, वैसे इंटरनेट पर भी हमें तमीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें दूसरों का सम्मान करना, कैपिटल अक्षरों में न चिल्लाना और सही भाषा का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इससे दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, ये लोगों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देता है, फेस टू फेस, इसने रोजगार के नए अवसर पैदा किए, ये ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं को सुलभ बनाता है। तो आंसर होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों लाइनक्स। बताया था, याद होगा आपको। ओपन सोर्स का मतलब है जिसका दरवाज़ा सबके लिए खुला है, सब उसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? ये तो इम्पोर्टेंट है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। ठीक, चलो, अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो घबराना नहीं, यहाँ पर रिपोर्ट करना है। कहाँ पर करना है? यहाँ पर cybercrime.gov.in पे
ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, यहाँ गुमनाम रहकर भी आप शिकायत कर सकते हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। फिशिंग, फर्जी लिंक, स्पैम विज्ञापन ईमेल, हैकिंग, अनाधिकृत पहुंच और इंक्रिप्शन डेटा सार्वजनिक करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है पूरे सेशन में। तो इसमें होगा एन्क्रिप्शन, डेटा सार्वजनिक करना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। ये सुमेलित नहीं है। एन्क्रिप्शन डेटा को गुप्त बनाता है, ना कि सार्वजनिक करता है। अगला सवाल देखो, ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो है पर्यावरण के अनुकूल तकनीक। ये तो आप इजीली सही कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कथन और कारण वाला, सूचना प्रौद्योगिकी ने डिजिटल डिवाइस को समाप्त कर दिया क्योंकि सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक इंटरनेट पहुंचा रही है। क्या सही बात है क्या? बिल्कुल। देखो ए तो जो है ना आपका गलत है इसमें, ठीक है, ए तो गलत है और आंसर जो होगा वो आर सही है इसमें। ठीक, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही उत्तर कर देंगे। अब एक गलत क्यों है? डिजिटल डिवाइस अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी कई दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की स्पीड और बिजली की समस्या है, और ये बिल्कुल सही है आपका आर जो है वो। ठीक है ना, सरकार पूरी कोशिश कर रही है और भारत नेट जैसी योजनाओं से गाँवों को जोड़ भी रही है, तो ये भी सही बात है। अगला सवाल देखें, समाप्त हो गया अपना। तो अपन ने गलत एक भी नहीं किया, पूरे के पूरे अपन ने सही किए हैं। हमारा प्रदर्शन 100% रहा है। ठीक है ना, चलो। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे के पूरे जो आपके चैप्टर थे उनके 120 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मतलब हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर कर लिए हैं। अब आप सभी दोस्त टेस्ट क्यू ऐप ओपन करें, वहाँ पर ये 4100 प्रश्न की वन लाइनर PDF, 4444 क्वेश्चन की वन लाइनर PDF, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर होगा। अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक कॉम्बो ले लो, उसमें चारों की चारों जो कोर्स है ना आपके इसमें आ जाएंगे। मतलब कि पूरा सिलेबस का जो निचोड़ है वो पूरी वन लाइनर PDF इसके अंदर आपको दिख जाएगी। केवल इसी को आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सेकंड लेवल वालों को अलग अलग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप लोगों ने इन सभी वन लाइनर्स को अच्छे तरीके से देख करके चले गए तो यकीन मानिए आपका स्कोर यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें पूरा सिलेबस कवर होता है। आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, सारा सिलेबस हम कवर करते हैं वन लाइनर के माध्यम से। टॉपिक वाइज वन लाइनर है, और वहाँ पर आप जाकर देखो टेस्ट क्यू ऐप पे, वहाँ पर सबके डेमो अवेलेबल है। आपको खुद को लगेगा कि यार वाकई में ये अपने से कहाँ छूटा हुआ था अब तक, और जल्दी से रिवाइज कर दो सबको बढ़िया ढंग से। अगली क्लास जल्दी आ जाएगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। थैंक यू। और कोई डाउट हो, कुछ और क्लास अगर आपको चाहिए जिसमें आपको परेशानी आ रही हो, तो मैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। आप एक बार कमेंट करें, जिस भी चीज़ के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे वो वाला वीडियो आपको पहले मिलेगा।